18 भारत। आइए नजर डालते हैं चंडीगढ़ की खास खबर पर। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश व पंजाब और हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ के लक्ष्य ज्योति संस्थान के भावी लक्ष्य को लेकर चैनल 18 भारत की विशेष भेंट वार्ता में आइए जानते हैं विस्तार से। संस्थान के संस्थापक चेयरमैन ज्योतिषी रोहित कुमार, अध्यक्षता श्रीमती वीणा शर्मा, एस्ट्रो सुखविंदर सिंह ने अपने अपने विचारों से हमें अवगत कराया। इस क्रम में उनके साथ हुए कुछ सवाल जवाब को आइए जानते हैं, जिसमें कोरोना को लेकर भी ज्योतिषी गणना का खुलासा हुआ है कि इस सितंबर माह के बाद कोरोना जैसी महामारी से आम जनजीवन किस प्रकार से राहत महसूस करने लग पड़ेगा। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से रुपेश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट। तो आइए एक बार फिर आप सभी दर्शकों का चैनल 18 भारत में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज जान रहे हैं, चंडीगढ़ में एक ज्योतिष संस्थान जिसका नाम लक्ष्य ज्योति संस्थान है, उनके कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी जनों से रूबरू होने जा रहे हैं। लाजमी सभी पदाधिकारी जन ज्योतिष से संबंधित हैं। तो आइए सर्वप्रथम ज्योतिष संस्थान लक्ष्य ज्योति संस्थान चंडीगढ़ की संस्थापिका अध्यक्षा फाउंडर प्रेसिडेंट ज्योतिषाचार्य श्रीमती वीणा शर्मा जी से जानते हैं कि लक्ष्य ज्योति संस्थान का लक्ष्य क्या है। ओम नमो नारायण। मेरा नाम वीणा शर्मा है और मैं वैदिक ज्योतिषाचार्य हूँ और लक्ष्य ज्योति संस्थान की बैठक हूँ। लक्ष्य ज्योति संस्थान जो है वो कार्यरत कर रहा है 3 साल से। लक्ष्य और हमारा ज्योतिष के अध्ययन करा रहा है, 3 साल से चल रहा है। और लक्ष्य ज्योति संस्थान का एक ही लक्ष्य है कि वो ज्योतिष विद्या का लाभ हर व्यक्ति तक, एक धार्मिक संस्थान, रजिस्टर्ड संस्थान। बिल्कुल। और लक्ष्य ज्योति संस्थान का एक ही लक्ष्य है कि वो ज्योतिष विद्या का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचा सके। जी, किस रूप में आप हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात? देखिए, कई बार ऐसे होता है कि किसी व्यक्ति के पास वो ज्योतिष का ज्ञान तो लेना चाहता है और ज्योतिष के लाभ भी लेना चाहता है, लेकिन वो पैसा खर्च करने में समर्थ है, उसके पास पैसा नहीं है। तो हम उसके लिए उसको निःशुल्क विद्या भी देते हैं और इसके लिए हम फ्री ज्योतिष कैंपों का आयोजन भी करते हैं। तो प्रशिक्षण और परामर्श दोनों आप निःशुल्क देते हैं? जी बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि हम जो फ्री ज्योतिष कैंप्स लगाते हैं, जो पैसा खर्च करने में असमर्थ है वो वहाँ पर आके अपनी समस्याओं का समाधान लेते हैं। और जो भी उनको किसी के पास पैसा नहीं है तो वो इस चीज़ का लाभ लेके तो हम ये अपना सौभाग्य समझते हैं कि हम ये कार्य करते हैं। आखिर में आप 2 शब्द कहेंगे आप ज्योतिष से संबंधित और आम जनों के लिए जिनका ज्योतिष में बड़ा विश्वास है? देखिए, ज्योतिष एक मानव से एक ही विद्या है और कोई झूठ नहीं है। जो हमारी कुंडली के अंदर लिखा होता है वो होते रहता है, उसको हम निकाल नहीं सकते। तो ज्योतिष विद्या एक हमारे वेदों पर आधारित है और ज्योतिष से जो हमें मतलब आने वाला जो हमें समय होता है, समस्याएं होती हैं, उससे हम पहले जागरूक हो जाते हैं कि हमारे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और हम उसका समाधान पहले से ही कर लेते हैं। इसको हम एग्जांपल के तौर पे ये कह सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है और उससे हम जैसे हम कह सकते हैं कि बारिश आने वाली है और हम बारिश को तो देखो रोक नहीं सकते, लेकिन हम छाता लेकर या रेनकोट पहनकर हम उससे बच सकते हैं। तो ये इस प्रकार ज्योतिष विद्या मानव से मिलती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे ज्योतिषाचार्य वीणा शर्मा जी, लक्ष्य ज्योति संस्थान चंडीगढ़ से। अब आइए हम हमारे बीच ज्योतिषाचार्य एस्ट्रो सुखविंदर सिंह जी भी मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं, इनके विचार जानते हैं ज्योतिष से संबंधित लक्ष्य ज्योति संस्थान की तरफ से। नमस्कार जी। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल 18 भारत का, जिन्होंने लक्ष्य ज्योति संस्थान को बार बार आकर हमें हौसला दिया है। लक्ष्य ज्योति संस्थान के जो फाउंडर हैं रोहित जी और वीणा जी, ये एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। बच्चे बोलने के लिए है, वैसे सारे एडल्ट्स बड़े लोग हैं, जो रिटायर्ड पर्सन हैं वो सीखते हैं, घर में बुज़ुर्ग हैं वो सीखते हैं। बहुत ही उम्दा विद्या है ये, क्योंकि ये हमारे ऋषियों की निकाली हुई है और इसका तथ्य एकदम से सही है। किसी भी चीज़ को ले लें तो ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं लक्ष्य ज्योति संस्थान रोहित जी और वीणा।
रोज़मर्रे की ज़िंदगी में अगर हम बात करें तो ज्योतिष किस तरह से प्रासंगिक है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ देखिए, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से करते हैं तो ज्योतिष उसमें बहुत ही ज़्यादा सहायक है। जी हमारे घर पे हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सारे के सारे हमारे ग्रहों के प्रतिनिधि, जिस तरह से चंद्रमा है तो वो माँ का कारक है। माँ को अगर आप खुश रखते हो, माँ के साथ बना के रखते हो तो आपका चंद्रमा अच्छा होता है, और चंद्रमा अच्छा हो जाता है तो आपके पैसे का फ्लो, आपकी कमाई, आपकी फिक्स डिपॉजिट्स वो सारी बढ़ जाती है। बहुत सारे रोज़मर्रा के काम हैं। आप अपने भाई के साथ अच्छा बना सकते हो तो आपके अपने कुलीग्स के साथ अच्छी बनेगी, मंगल अच्छा हो जाएगा भाई के साथ, कुलीग्स के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छा होगा तो रुतबा भी आ जाएगा। पिताजी हैं सूर्य के कारक। तो सुखविंदर जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्या फिर रिश्तेदारी को अगर तवज्जो दिया जाए तो उससे ज्योतिष की दृष्टि से हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, एक छोटा सा है कि पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। उस घर में पिता है तो सूर्य, माता है तो चंद्रमा, भाई है तो मंगल, बड़ा भाई शनि, छोटा भाई मंगल, बहन बुध होगी, भाभियाँ शुक्र होगी, नानके राहु केतु, ससुराल, ये सारे के सारे इकट्ठे एक ही गांव में या दूसरे गांव में या जॉइंट फैमिलीज रहती थी तो ये सारे ग्रह थे। अगर मान लीजिए दो भाई आपस में लड़ पड़े हैं, खेतों में लड़ पड़े काम करते हुए, तो शाम को वो घर पहुंचने से पहले एक दूसरे को मना लेते थे कि भी पिताजी के पास जाएंगे तो वो लट लेके हमारे पीछे हो जाएगा जी। तो यानी कि वो सूर्य से डरते थे। तो दोनों भाई जब जुड़ गए तो मंगल अच्छा हो गया। मंगल के अच्छा होते ही सूर्य ने अपना प्रभाव दिखाया कि वो घर की सुख शांति जो है वो भंग नहीं हुई जी। बस इसी तरह से जितने भी हमारे घर के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे ग्रहों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अगर हम उन सभी को खुश कर लें तो हमारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे और आने वाली दिक्कतों से हमें। तो रिश्तेदारी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है जी। अब ये रिश्तेदारी की शुरुआत में जाते हैं, अगर जब रिश्तेदारी कोई बनने की बात होती है तो उसमें वो गुण दोष बड़े दिखाए जाते हैं, देखे जाते हैं। हाँ देखिए, इस बारे में आप थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल है जी। गुण दोष जो है वो हम अक्सर पत्रियों के मिलान में करते हैं जी और इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। जी। पहले जॉइंट फैमिलीज थी, बड़े बुजुर्ग लड़की को देखकर, उसके चाल चलन को देखकर, चलने से अंदाज़ा लगा लेते थे कि इनके कौन कौन से ग्रह खराब हैं। आज युग बदल चुका है, अब वो जॉइंट फैमिलीज नहीं है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी ज्योतिषी के पास गए तो गुण मिला दीजिए। तो जितने ज़्यादा गुण उसमें मिलेंगे, वो गुण है क्या? आपकी अपनी मेंटालिटी। आप दोनों सोशल यानी कि बाहर जाते हो तो लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है, ये गुणों के अंदर ही शामिल है सारा कुछ। आपकी औलाद होगी कैसी होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, वो भी गुणों के अंदर सम्मिलित है। आप एक परिवार में जुड़े हो, कोई वधू आई है या वर आया है, वो इस परिवार के लिए अच्छा है या बुरा है, ये गुणों के आधार के ऊपर ही है। तो इसी तरह से हम गुण मिलाते हैं ताकि ये फैमिलीज जो हैं अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ और खुशनुमा रहे फैमिली। तो बहुत ही इनका योगदान है दोनों में। एक बड़ा महत्वपूर्ण सा सवाल है कि लोगों का ज्योतिष पर काफ़ी विश्वास है, खासकर हमारे भारतवर्ष में अगर देखी जाए। फिर भी कहीं ना कहीं ज्योतिष के ऊपर कुछ न कुछ हमेशा लांछना लगने वाली बात हो जाती है। किसी न किसी कारण से लोग कहते हैं 4 ज्योतिष के पास जाओ, 4 ज्योतिष की 4 विचारधारा को सुनो, 4 वो उपाय बताएंगे। तो इस तरह की बात होती है। इस एक तरह से विश्वसनीयता को लेकर एक सवाल खड़ा होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका सवाल बहुत ही जेन्युइन और अच्छा है। अक्सर लोग ये कह देते हैं कि हम 4 ज्योतिषियों के पास गए, उनकी भविष्यवाणी है या उनकी बातें अलग हैं। देखिए, अगर हम बात करें, आप एजुकेशन आपने हासिल की, हमने की। हम जब एक क्लास में थे तो टीचर हमें सभी पढ़ा के जाते थे, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो उसमें से आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है हो सकता है मैथ हो, और मेरा साइंस था। तो जब साइंस का कोई टीचर आता था तो वो मेरे को शाबाशी देता था कि भाई हाँ यार, साइंस के बारे में इसको बहुत नॉलेज है, लेकिन इसको मैथ के बारे में नॉलेज नहीं है। आपकी मैथ की थी। उसी तरह से हमारे ज्योतिष में भी है।
ज्योतिष एक अथाह समंदर है। इसकी इतनी विद्याएं हैं, इसकी इतनी सारी शाखाएं हैं कि उसको छू पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हर एक ज्योतिषी का अपनी एक एक्सपर्टेशन है कि वो किस चीज़ को देखता है। हर का देखने का नज़रिया अलग है। एक पानी का गिलास है, कोई कहता है ये आधा भरा है, कोई कहता है ये आधा खाली है। तो उसी तरह से सुंदर जी, आप लक्ष्य ज्योतिष संस्थान चंडीगढ़ में प्रशिक्षण भी देते हैं, आप पढ़ाते भी? हाँ जी, मैं गेस्ट टीचर हूँ, तो कई दफ़ा मुझे नेचुरली वहाँ पे बिल्कुल, हाँ जी, प्रशिक्षु होंगे, बिल्कुल 10, 20, 50, 100 ज्योतिष जितने, बिल्कुल, हाँ जी। अब वो जो प्रशिक्षण ले आगे जाकर वो एक अपने मतलब जीवन से संबंधित है, क्या उसको व्यवसाय के रूप में चूज करते हैं? और अगर व्यवसाय के रूप में ज्योतिष जैसी विधा को चूज किया जाता है आज के दौर में, तो इसमें कितना % आप मानते हैं कि सर्वाइवल चांस है? तो देखिए, एक ऐसी विधा है जिसके लिए बहुत बड़ा अभी इंडिया में मैं समझता हूँ कि एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और हमारे कोई एजुकेशन सिस्टम में भी उसका कोई एडाप्टेशन नहीं है। थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, आपका ये सवाल भी बहुत ही बढ़िया है। पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में फ़र्क आ गया। हर आदमी अब साइंस युग है, तो उस तरफ जो ज़्यादा रुझान है कि भी मुझे चमत्कार इमीडिएटली दिख जाए। लेकिन पहले क्या होता था, गुरुकुल में जाते थे, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, तो ज्योतिष एक उनका एक सब्जेक्ट था। हर किसी के घर को पता था, हर किसी बच्चे को पता था ज्योतिष होता है। मैंने राहु काल में बाहर नहीं निकलना, मैंने शुभ काम जो है इस घड़ी में करने हैं, चौघड़िया देखता था, बहुत सारा कुछ था। आज के टाइम में वो कुछ भी नहीं है। ज्योतिष को जहाँ तक व्यवसाय के रूप में बनाना हो, देखिए ईश्वर की ज्योति है। आपके मन में जब ईश्वर की ये ज्योति जगे, ये ज्योतिष कभी फलित होगा। हम इसको व्यवसाय के रूप में वैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जिंदगी में हमारे आने वाले जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे हम साइंस की वो चीज़ों की तोड़ भी निकाल सकते हैं कि भी साइंस ने इस चीज़ को मान लिया तो इसका आधार क्या था, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ता है हमारे ग्रहों से जाकर। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, तो क्या फिर उसमें ज्योतिष को अपनाना चाहिए उसके विधा के रूप में? जैसे योगास वगैरह की पढ़ाई हो रही है, कला के क्षेत्र में काफ़ी कुछ है, तो क्या ज्योतिष एक विधा को भी नई शिक्षा नीति में लेना चाहिए? बिल्कुल है जी, इसको लेना चाहिए, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द खुद ब खुद शिक्षा प्रणाली में अपने आप ही अपना एक दर्जा बना लेगी। जिस तरह से आपने देखा होगा, एक टाइम आया कि एलोपैथिक दवाइयाँ और एलोपैथिक डॉक्टर्स ही इस फील्ड में आ गए कि आयुर्वेदिक को लोग भूल गए। लेकिन आज के टाइम में पूरी दुनिया आयुर्वेदिक की तरफ झुक रही है कि कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों ने जो जड़ी बूटियों से इलाज उस वक्त कर दिए, आज तो वो गंभीर बीमारी नहीं है। पहले की ये सर्जरी जो युगों युग पहले सर्जरियां हुई थी, वो भी थी, और उन दिनों में भी कोई ऐसी बीमारियां थी जो नहीं ठीक हो सकती थी, लेकिन जड़ी बूटियों से की है। आखिरी सवाल, तो फिर क्या आप कंक्लूड करते हैं कि फिर ये जो काल है, ये ज्योतिष का काल है, ज्योतिष का युग है, ज्योतिष का स्वर्ण युग का है? बिल्कुल है, ये ज्योतिष का स्वर्ण युग है। और हमारे आर्य समाज में, हमारे सनातन धर्म में अब युग जो है ये बदलने वाला है। अब वाकई में ही यहाँ पे सनातन का परचम लहराएगा हर जगह हर शख्स को ज्योतिष का ज्ञान होगा, हर आदमी अपने धर्म के हिसाब से कार्य करेगा। जो हमारे पूर्वज पहले किया करते थे, अब वो दोबारा से फिर एक वक्त आ जाएगा ऐसा कि ये सारे के सारे ज्योतिष को भी मानेंगे। सबकी अपनी अपनी जो धारणाएं हैं, जो इन्होंने गलत धारणाएं अपना रखी हैं, वो आस्ते आस्ते सभी खत्म हो जाए। तो आइए अब हम लक्ष्य ज्योतिष संस्थान के जो प्रमुख हैं, जो चेयरमैन हैं, ज्योतिषाचार्य रोहित कुमार जी से जानते हैं उनके विचार। काफ़ी बड़े वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, ना सिर्फ ज्योतिषाचार्य हैं बल्कि इनको ज्योतिष विधा में काफ़ी जानकारी है, जैसा कि इनके व्यक्तित्व से दिखता भी है, इनके बातचीत करके भी दिखता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य रोहित कुमार जी के विचार। नमस्कार, जय भोलेनाथ की। आपके चैनल का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, और ज्योतिष से संबंधित
कुछ बातें हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी के सामने रखने की अपनी इच्छा रखता हूँ। इसमें क्या है, जैसे ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष विद्या मानव सहयोगी विद्या है और ज्योतिष विद्या मानव सहयोगी विद्या है, लेकिन ज्योतिष विद्या की अनेक सहयोगी विद्याएँ भी बहुत हैं। सहयोगी विद्या में जैसे रेड बुक, जिसको हम लाल किताब कहते हैं, पामिस्ट्री है, अंक विद्या है, टैरो कार्ड है, रमल विद्या है, ऐसी अनेक विद्याएं हैं। अगर इनको हम सबको मिला के देखें तो ये कुल 36 प्रकार की ज्योतिष विद्याएं होती हैं। लेकिन जो प्रमुख विद्या है वो है वैदिक ज्योतिष, जो हमारे वेदों से ही आई है, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, जिसकी हम वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष ही प्रमुख है। सबसे पहले जो वैदिक ज्योतिष है, अगर किसी के भी घर में कोई संतान जन्म लेती है, जब वो कुंडली बनवाने के लिए जाता है तो कुंडली सबसे पहले वैदिक ज्योतिष से ही निर्माण होती है जी। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि जब वैदिक इसमें ज्योतिष के अंदर वैदिक कुंडली का निर्माण होता है, उसके अंदर एक चंद्र राशि होती है जिसके आधार पर व्यक्ति का नाम रखा जाता है जी। अब चंद्र कुंडली के हिसाब से जब नाम रखा जाता है तो इसमें कुछ प्रमुख बातें आती हैं। वो ये बातें आती हैं कि जब हम रखते हैं अपना, एक तो होता है हमारा राशि नाम। राशि नाम जो होता है हमारा, वो होता है हमारा चंद्र कुंडली से। एक होता है हमारा प्यार का नाम, जो माता पिता जो है वो बच्चों का प्यार का नाम रखते हैं जी, जिसको हम मिडिल नेम भी बोलते हैं जी। और इसमें एक जानकारी मैं और आपको देना चाहूँगा कि जैसे एक राशि नाम होता है जी, एक चलित नाम होता है जी, लेकिन एक तीसरा नाम भी होता है जिसको हम गुप्त नाम बोलते हैं। जी, ये जो गुप्त नाम होता है, जी। ये गुप्त नाम माता पिता उस बच्चे का रखते हैं जी, और उस बच्चे का गुप्त नाम रखते हैं। वो नाम सिर्फ उस माता पिता को जानकारी है जी। और उस बच्चे को जानकारी है। जी। उसके अलावा उस नाम को उन तीन के अलावा कोई भी नहीं जानता। तो उस गुप्त नाम से माता पिता अपने बच्चों को कभी पुकारते नहीं। जी, मैं इस बात को कहता हूँ आपको। अब ये नाम गुप्त क्यों रखा जाता है? ये नाम गुप्त रखने का जो मेन कारण वो ये है कि आजकल क्या है कि जो अभिचार कर्म होते हैं, लोग जो अभिचार कर्म करते हैं, किसी के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर देता है और अगर उसको उसका नाम मालूम है तो वो उसके ऊपर वो तंत्र प्रयोग कर सकता है। अगर गुप्त नाम रखा गया है, तीसरा नाम रखा गया है, गुप्त नेम है, और वो गुप्त नाम जो है वो सिर्फ माता को पता है, पिता को पता और उस बालक को पता है। तो जब तीसरा गुप्त नाम उसको किसी को पता ही नहीं है दुनिया के अंदर, तो वो अभिचार कर्म उस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल नहीं असर करेगा, बिल्कुल लागू नहीं। जी। गुप्त नाम रखने का जो प्राचीन काल के अंदर जो लोग अपने बच्चों के गुप्त नाम रखते थे वो इसीलिए रखते थे, व्यभिचारियों से बचने के लिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सबसे पहले आप लक्ष्य ज्योति संस्थान, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और आपने नाम भी इसका लक्ष्य ज्योति संस्थान रखा है, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि क्या इसमें। जी, मैं बताता हूँ। हमारी जो लक्ष्य ज्योति संस्थान की स्थापना हुई थी ये 2017 में हुई थी जी, और बसंत पंचमी के दिन हुई थी। जी, हमने माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से अपने लक्ष्य ज्योति संस्थान की जो है ये स्थापना की थी। इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वीना शर्मा प्रेसिडेंट इनका है, बहुत ज़्यादा। और भी हमारे मित्र हैं जो इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। लक्ष्य ज्योति संस्थान जो है आज सफलता की और बढ़ रहा है। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये होता है कि ज्योतिष विद्या का जो है ज्ञान आने वाली पीढ़ी को पहुंचाया जाए। जी। हमारे पास जितना भी ज्ञान है हमने अपने पूर्वजों से लिया है, हमने ग्रंथों से अर्जित किया है, हमने जो अपने साथ जो हमारे सहपाठी थे उनसे भी अर्जित किया, जो हमारे समय में हमारे साथ ज्योतिष पढ़ते थे। हम चाहते हैं कि ये सारा ज्योतिष ज्ञान जो है ये उन तक हम नई पीढ़ी तक पहुँचाएँ, मौजूदा पीढ़ी के बच्चों तक। बिल्कुल जी पहुँचाएँ। मौजूदा पीढ़ी के बच्चों को इस ज्योतिष का पूरा लाभ मिले, इस दिशा में आप किस तरह का कदम उठाते? इसमें हमारा कदम ये होता है कि सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि हम निःशुल्क ज्योतिष कैंप भी करते हैं, तो निःशुल्क सेवाएं करते हैं। हमारे निःशुल्क ज्योतिष कैंप होते हैं। कोरोना काल की वजह से अभी हमारा 7वां निःशुल्क कैंप जो है वो बिल्कुल तैयार था, कोरोना काल की वजह से उसको स्थगित करना पड़ा। अभी जैसे ही कोरोना काल समाप्त होता है तो हमारा 7वां निःशुल्क ज्योतिष कैंप, उसकी तारीख जो है वो बता दी जाएगी। हम ज्योतिष से बात कर रहे हैं, कोरोना का काल चल रहा है, ज्योतिष में कोरोना को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे विस्तार से? इसमें ये बात आती है, जो आपका सवाल है वो बहुत अच्छी बात है। ये इसमें क्या है कि ये पूरे विश्व की जो है ये विश्व की महामारी है, ये सभी के ऊपर अपना असर दिखाती है। इस पूरे जैसे सभी देशों के अंदर ये अपना असर दिखा रही है।
अब इसमें बात ये आती है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है या किसी भी प्रकार की जब आपदा होती है, मान लो कि जैसे रात हुई, तो रात वो राजा के लिए भी हुई और एक रंक के लिए भी हुई। और जब दिन होता है तो वो दिन जो है वो एक गरीब व्यक्ति के लिए भी होता है और एक धनवान के लिए भी होता है। तो जब ये प्रकृति का जो चक्कर चलता है, सृष्टि का जब चक्कर चलता है, तो वो सभी को समान रूप से लेता है। ज्योतिष में भविष्यवाणी होती है, कोरोना का भविष्यवाणी हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था, वो सितंबर तक का था कि सितंबर के महीने के अंदर इसका जो है ये कोरोना काल जो है ये समाप्त हो जाएगा, कोरोना जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा मानकर चले कि सितंबर के बाद कोरोना हाँ, प्रयास तो की बहुत दिशा है। में। बिल्कुल, इसमें होता गया कि जब भी कभी कोई जैसे प्राकृतिक आपदा आती है तो इसके अंदर हमारे को अपने इष्ट देव, अपने प्रभु, अपने गुरु, इनका सिमरण करना चाहिए जी। और हमारे को अपना ध्यान रखना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो सरकार के निर्देश होते हैं उनका भी पालन करना चाहिए। जी, राम मंदिर बन रहा है, आप ज्योतिष की दृष्टि रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो, राम मंदिर बन रहा है, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे इस धरती पे जितने भी मानव वास कर रहे हैं, जो इस समय मेरी बात को सुन रहे हैं, सभी को मैं राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर बनने की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से देता हूँ। दूसरी बात, इसमें आपने कही कि राम मंदिर बन रहा है, मेरे को बहुत खुशी है कि मैं इस चीज़ का साक्षी हूँ। मैं अपनी आने वाली पीढ़ी, जब राम मंदिर बन जाएगा तो राम मंदिर जब बनेगा, मेरी जो पीढ़ी होगी वो कहा करेंगे कि हमारे दादा के टाइम पे ये राम मंदिर का निर्माण हुआ था। और मैं इस चीज़ का साक्षी हूँ और मैं बिल्कुल इस चीज़ को अपने आप को एक गर्व भी महसूस करता हूँ कि भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। आप काफी जाने माने, काफी जानकार ज्योतिष में गिनती रखते हैं आप, ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में। आपके अपने कुछ ऐसे विचार जिससे हम दर्शकों को लाभान्वित करवा सकें, आप चर्चा करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के अंदर यही कहना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि जैसे बच्चे आजकल शिक्षा जब अर्जित करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो पाठ है वो याद नहीं होता। अब वो पाठ याद नहीं होता तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को जो है वो माता सरस्वती जी का चित्र अपने स्टडी रूम में लगाना चाहिए। साल में एक बसंत पंचमी का एक उपवास करना चाहिए और सरस्वती माता चालीसा का पाठ करना चाहिए। आस्था पे ही सब बातें टिकी हुई हैं, आस्था के द्वारा ही हम सभी बातों का ध्यान रखते हैं। माता सरस्वती की कृपा से ही हमारी वाणी के अंदर जो है, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर जो शब्द इकट्ठे होते हैं, वाणी के द्वारा हमारे बाहर आते हैं और वाणी जो है सरस्वती माता की कृपा से ही हमारे अपने शब्दों को समाज तक और आपके चैनल के माध्यम से सभी तक पहुंचाती है। आखिरी सवाल, आने वाला समय भारत के लिए कैसा है? बहुत बढ़िया है। ज्योतिष की दृष्टि से भारत का जो आने वाला समय बहुत बढ़िया है। इस समय हमारे को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्राकृतिक आपदा जब पड़ती है किसी भी प्रकार की, तो मैं तो यही कहूँगा कि प्राकृतिक आपदा के अंदर अपने इष्ट देव, अपने गुरुओं का स्मरण करना चाहिए, अपने आत्मबल को बढ़ाना चाहिए और हमारे देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और उज्जवल रहेगा। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, अपने प्रेयर करता हूँ अपने गुरु से, अपने भगवान से, कि मैं बहुत ही इस बात का गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने भारत भूमि पे जन्म लिया। एक अंतिम सवाल पूछ लिया था, लेकिन एक सवाल और है। ज्योतिष जो विधा है वो मूल रूप से उसको भारतीय संस्कृति की विधा मानी जाती है। जी पूरी दुनिया में और भी अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। जी बहुत सारे लोगों का ज्योतिष पर विश्वास भी है। जी इस दिशा में कुछ कहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो, जो बाहर होता है, बाहर क्या होता है, वो एक टैरो कार्ड से वो निकालते हैं अपना। टैरो कार्ड से जो है विदेशों में इस चीज़ को ज़्यादा टैरो को माना जाता है। और जो वो सूर्य मास से चलते हैं, उनकी जितनी भी गणनाएं होती हैं वो सूर्य से होती हैं, सूर्य मास से होती हैं। और जो हमारे सनातन धर्म के अंदर अपने वेद शास्त्रों से संबंधित हम चंद्रमा की गणना करते हैं। वो उनका जो है ज्योतिष विद्या से संबंधित, वो एक मास के अंदर एक राशि को लेते हैं और 12 मास के अंदर 12 राशियों को लेते हैं। लेकिन हमारा चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन के अंतराल में अपनी एक नक्षत्र की परिक्रमा को पूरा करता है। हम उससे और ज़्यादा गहन रिसर्च करते हैं और उसके बाद हम इन चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं। अंत में आखिरी एक और सवाल कि मौजूदा समय में बड़ा प्रासंगिक सवाल है, पितृपक्ष चल रहा है, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश। जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समाज में जो हमारे पुत्र हैं या जो समाज में जो जानकारी आपके चैनल के माध्यम से जाती है, विशेष रूप से आपकी सारी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो आपने ये कहा कि पितृपक्ष से संबंधित, सबसे पहली बात इसमें ये आती है कि हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों से जोड़ने के लिए हमको, हमारे परिवार को एक कड़ी है।
जो साल में एक बार पितृपक्ष आता है, जो श्राद्ध आता है, तो हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने जो दादा परदादा हैं उनको याद करते हैं, उनकी कड़ी में हम जुड़े रहते हैं। तो श्राद्ध पक्ष इसके लिए अति उत्तम है, क्योंकि हमारा रिश्ता उनसे बना रहता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे लक्ष्य ज्योतिष संस्थान चंडीगढ़ के चेयरमैन ज्योतिषाचार्य रोहित कुमार जी। कहूँगा कि जैसे मान लो कि जैसे बच्चे आजकल शिक्षा जब अर्जित करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो पाठ है वो याद नहीं होता। अब वो पाठ याद नहीं होता तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को जो है वो माता सरस्वती जी का चित्र अपने स्टडी रूम में लगाना चाहिए। साल में एक बसंत पंचमी का एक उपास करना चाहिए और सरस्वती माता चालीसा का पाठ करना चाहिए। आस्था पे ही सब बातें टिकी हुई हैं, आस्था के द्वारा ही हम सभी बातों का ध्यान रखते हैं। माता सरस्वती की कृपा से ही हमारी वाणी के अंदर जो है, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर जो शब्द इकट्ठे होते हैं, वाणी के द्वारा हमारे बाहर आते हैं। और वाणी जो है सरस्वती माता की कृपा से ही हमारे अपने शब्दों को समाज तक और आपके चैनल के माध्यम से सभी तक पहुंचाती है। आखिरी सवाल, आने वाला समय भारत के लिए कैसा है? बहुत बढ़िया है। ज्योतिष की दृष्टि से भारत का जो आने वाला समय बहुत बढ़िया है। इस समय हमारे को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्राकृतिक आपदा जब पड़ती है किसी भी प्रकार की, तो मैं तो यही कहूँगा कि प्राकृतिक आपदा के अंदर अपने इष्ट देव, अपने गुरुओं का स्मरण करना चाहिए, अपने आत्मबल को बढ़ाना चाहिए। और हमारे देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और उज्जवल रहेगा। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, अपने प्रेयर करता हूँ अपने गुरु से, अपने भगवान से, कि मैं बहुत ही इस बात का गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने भारत भूमि पे जन्म लिया। एक अंतिम सवाल पूछ लिया था, लेकिन एक सवाल और है। ज्योतिष जो विधा है वो मूल रूप से उसको भारतीय संस्कृति की विधा मानी जाती है। जी पूरी दुनिया में और भी अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। जी बहुत सारे लोगों का ज्योतिष पर विश्वास भी है। जी इस दिशा में कुछ कहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो, जो बाहर होता है, बाहर क्या होता है, वो एक टैरो कार्ड से वो निकालते हैं अपना। टैरो कार्ड से जो है विदेशों में इस चीज़ को ज़्यादा टैरो को माना जाता है। और जो वो सूर्य मास से चलते हैं, उनकी जितनी भी गणनाएं होती हैं वो सूर्य से होती हैं, सूर्य मास से होती हैं। और जो हमारे सनातन धर्म के अंदर अपने वेद शास्त्रों से संबंधित हम चंद्रमा की गणना करते हैं। वो उनका जो है ज्योतिष विद्या से संबंधित, वो एक मास के अंदर एक राशि को लेते हैं और 12 मास के अंदर 12 राशियों को लेते हैं। लेकिन हमारा चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन के अंतराल में अपनी एक नक्षत्र की परिक्रमा को पूरा करता है। हम उससे और ज़्यादा गहन रिसर्च करते हैं और उसके बाद हम इन चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं। अंत में आखिरी एक और सवाल कि मौजूदा समय में बड़ा प्रासंगिक सवाल है, पितृपक्ष चल रहा है, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश। जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समाज में जो हमारे पुत्र हैं या जो समाज में जो जानकारी आपके चैनल के माध्यम से जाती है, विशेष रूप से आपकी सारी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो आपने ये कहा कि पितृपक्ष से संबंधित, सबसे पहली बात इसमें ये आती है कि हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों से जोड़ने के लिए हमको हमारे